प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर देख चुके थे, यस सर। एयर देख चुके थे। उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर ही हुआ था सर। ऑक्सीजन और वाटर हो गया था। उसके बाद एक होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं शायद। फिर रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल्स, बेस पढ़े थे। हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, ये शायद हम लोग पढ़ चुके हैं ना। यस यस सर, सर। एसिड में पढ़े थे। एसिड बेस वाले चैप्टर में बताएं तुम लोगों को कि कोई भी मेटल है जैसे जिंक, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, ये क्या प्रोडक्ट देगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं क्या? यस और नो? सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे? कौन कौन से मेटल नहीं करते हैं ये बताओ। हेलो, हेलो। यस सर। कौन कौन से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे बताओ। मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, डाइल्यूट H2SO4। ये तो रिएक्शन करा देंगे हम लोग, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस दे सर तो तो रहा है। नहीं पता। क्या? सर तो नहीं याद है। अरे तुम लोग को बताया ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है? जो यस सर, मेटल तो गोल्ड हाइड्रोजन, सिल्वर ये सब रहेगा। तो फिर ये बताने का जरूरत है क्या बार बार? नो सर। ये तो फर्स्ट, तो मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो सारे मेटल्स जो हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस से बन, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर का अगर रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट HCl के साथ, ये रिएक्ट होगा? बोलो, रिएक्शन होगा या नहीं? नो इस सर। केस में, इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? नो रिएक्शन। इसी तरह अगर हम लोग सिल्वर का रिएक्शन करा दें डाइल्यूट H2SO4 के साथ, रिएक्शन होगा या नहीं? नो सर। नो रिएक्शन। तो इन सभी मेटल जो है, ये जो बिलो रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें तुम लोग को एक और चीज बताए थे कि अगर एसिड में तुम लोग डाइल्यूट HNO3 यूज करोगे, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। ये रीजन ऑलरेडी लिखा चुके हैं, यस सर। उस क्योंकि ये HNO3 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि जो भी हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो उसको बदल के किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में। यस तो सर, इस चीज में मैग्नीशियम और मैंगनीज हाँ, एक्सेप्शन। तो हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देगा और खुद रिड्यूस हो जाता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए एक्सेप्शन था कि सिर्फ दो ही मेटल हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन कौन से वो दो मेटल हैं? एक मैग्नीशियम मैग्नीशियम और मैंगनीज। और मैंगनीज। ये ऑलरेडी, ये सारा चीज लिखा चुके हैं ना, तुम लोगों को लिखाने का जरूरत तो है नहीं फिर से। नो सर। कोई दिक्कत? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, फिर से लिखाने का जरूरत तो नहीं है। रीजंस नो सर। वहां से रेफर कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो सब एक बार रीजंस देख लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये तो थर्ड हो गया। तीसरा रिएक्शन हम लोग देखें, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स।
विथ वाटर। तो कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है ना वाटर में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो वो अल्कली बनाते हैं वाटर में जो हाईली सॉल्युबल मेटल, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है मेटल ऑक्साइड्स, है ना। Yes, sir. तो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, बेसिक नेचर के हैं ये सारे मेटल ऑक्साइड्स। तो कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो पानी में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है। अब वो एग्जांपल्स क्या क्या होगा, जनरली अल्कली मेटल्स, मतलब फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में जो पहला वाला ग्रुप देखोगे ये सारे अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे मेटल्स है ना अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनका ऑक्साइड्स जो है पानी में सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं ना। वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा मान लो सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, इसको जब पानी में तुम डिजोल्व करोगे बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है, ये पानी में डिजोल्व करके क्या बना लेगा, NaOH। समझ लो, अब NaOH का एक अल्कली है ना, यस और नो। Yes. उसी तरह K2O पोटाशियम ऑक्साइड अगर हम लोग ले लें, ये भी अगर वाटर में तुम डिजोल्व करोगे ये भी हाईली Yeah. सॉल्युबल है, ये भी KOH बना लेगा, ठीक है। तो इनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं, मतलब सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली। तो सारे बेसिस जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अल्कली मेटल्स के जितने भी बेस होते हैं मोस्टली इनके बेसिस जो है पानी में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अल्कली, इसका नाम ही अल्कली मेटल्स, ठीक है। और कुछ कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होता है, ग्रुप 2 के भी मेटल्स कुछ कुछ सॉल्युबल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया। तो वो मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं होता है, बहुत कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। लेकिन अल्कली मेटल्स ये सारे जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। यस और नो, Yes, sir. ये हो गया। अब इसके बाद ये तुम लोग को बताए थे कि सारे मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के नहीं होते हैं। कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं Yes, कुछ sir. कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं वो, Aluminium, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और जिंक zinc. ऑक्साइड। तो ZnO जिंक ऑक्साइड और प्लस Al2O, इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक इसलिए क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर सकते हैं, तो रिएक्ट्स विथ एसिड्स एज वेल एज बताओ बेसिस, दोनों के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर होता है। एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बाकी अदर अल्कली मेटल्स जो हैं, बाकी अदर मेटल ऑक्साइड्स वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ ही, क्योंकि अदर मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर है तो वो सिर्फ एसिड से ही रिएक्ट करेगा ना, बेस से थोड़ी ना करेगा। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो भी होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर सकते हैं, तो वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का अगर रिएक्शन कराएं हम लोग तो ये डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। और डाइल्यूट HCl के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है, HCl एक एसिड है ना, तो Yes, यहाँ पे sir. ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो। क्योंकि ये अगर एसिड है ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा यहाँ पे बताओ, जेड ZnCl plus H. ZnCl2 और प्लस H2O, समझ रहे हो, सॉल्ट प्लस वाटर, जस्ट एक एसिड बेस वाला रिएक्शन हो गया। यस और नो। Yes, sir. अब तो ये देखो, ये बेसिक नेचर यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। इसी तरह इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएं ZnO प्लस NaOH, अब यहाँ पे NaOH जो है अब ये बेस हो गया, तो यहाँ पे अब ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, अपना एसिडिक नेचर। अब ये यहाँ पे एसिडिक नेचर शो करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, बेस के साथ करा रहे हैं।
बेस के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएं तो ZnO यहाँ पे कौन सा नेचर शो कर रहा है अपना, Acid. एसिडिक नेचर। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, याद है? Yes, sir. ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग जिंक मेटल का रिएक्शन देखे थे, यहाँ पे हम लोग जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन देख रहे हैं, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, Na2ZnO2। तो ये देखो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है ना, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी, तो एम्फोटेरिक नेचर ये शो कर रहा है, एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात? ये तुमसे पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन या गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्साइड व्हिच कैन शो acidic as well as basic nature and also write its equations for the same। ठीक है, तो तुमको इक्वेशन दोनों लिख के दिखाना होगा, ठीक है? लिख लिया इसको? यस सर। इसी तरह एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, इसका भी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये, तो ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले मान लो इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। Yes, sir. एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये बना AlCl3 और प्लस H2O। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब इसका एक और रिएक्शन हम लोग शो कर सकते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ। अगर NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaOH तो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस होता है NaOH ना, तो यहाँ पे Al2O3 कौन सा नेचर शो कर रहा है, ये Acid. एसिडिक नेचर, तो ये भी इसका एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा बताओ तो, अगर याद होगा तुम लोग को तो बता दोगे। सोडियम जिंकेट वो बना Na2ZnO2, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है ना, NaAlO2 ये होता है फॉर्मूला, याद है? ये कौन सा कंपाउंड है, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ भी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 लिख लिए? यस सर। ये सारा याद रखना है, तुम लोग को याद नहीं रहता है, जबकि हम पिछले चैप्टर में भी बताए हैं। एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, ये सब का फॉर्मूला याद रखना है। याद क्यों नहीं रखते यार तुम लोग? चलो लिख लिए ना, अब से याद रखोगे, ठीक है? अब याद रहेगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, Na2ZnO2, और सोडियम एल्यूमिनेट का NaAlO2। ठीक है, चलो तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, हम लोग देख रहे थे एसिड और बेस दोनों के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी तुम लोग, ये हम लोग भी ये प्रीवियस चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, या फर्स्ट चैप्टर में ही ये रिएक्शन पढ़े थे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ metals with solution of other metallic salt, other metal salts। कौन सा रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर याद होगा तुम लोगों को तो। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा रिएक्शन कुछ पढ़े थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Yes, sir. इसमें क्या बताया गया था तुम लोग को,
कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अब ये बताना, जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं हम Al प्लस USO4, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा बताओ। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2SO4 whole thrice plus Cu. Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस, तो एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो ये बना लिया एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर। Fe प्लस CuSO4, ये होगा या नहीं, होगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, FeSO4 और प्लस Cu। ये इनफैक्ट ये कलर चेंज भी तुम लोग को बता चुके हैं, लोग ये एलिमेंट पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में। कलर यहाँ का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जैसे उसमें आयरन नेल्स डाले ये FeSO4 ये लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, और आयरन नेल्स जो उसके ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग डेवलप हो जाएगा। वो ब्राउन कलर का कोटिंग किसकी वजह से होता है, कॉपर मेटल की वजह से। समझ में आ गया बात। यस जिंक प्लस CuSO4, ये रिएक्शन होगा या नहीं, होगा। क्या बनेगा, ZnSO4 plus C. ZnSO4 प्लस Cu। Ag प्लस CuSO4, ये होगा या नहीं, नो सर। नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल वाला मेटल जो है वो कभी भी मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन हम लोग लिखें कॉपर प्लस AgNO3, विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, यस सर। हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस Ag, कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर यहाँ से निकल गया। समझ रहे हो, तो ये सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, एक मेटल का एक्टिविटी सीरीज पढ़े थे हम लोग, वो याद है ना सबको, इसलिए तुम लोग को बोले थे वहां पे याद रखने के लिए, क्योंकि वो सारे सारे चैप्टर में उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेटल का एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम लोग उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में, जितना भी हम लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, देख रहे हो ना सारे रिएक्शंस, ये सारा रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके थे, यस और नो। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट क्या है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो इसमें क्या होता है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ कैसे ये कंबाइन करते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो ये मेटल और नॉन मेटल ना आपस में ये मिल के क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड तुम लोग नाम सुने होंगे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सुने हो, यस सर। आयनिक बॉन्ड नहीं सुने हो, आयनिक कंपाउंड सुने हो। वैसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है ना, जैसे देखो मेटल, जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना। NaCl कैसे बना हुआ है, NaCl के अंदर केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे। केटायन क्या है, Na प्लस है, और एनायन इसके पास क्या है, Cl माइनस है ना। ये Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों कंबाइन किया है तभी तो NaCl बना है। और ये Na प्लस जो है ये कहाँ से आया, ये मेटल से आया, ये मेटालिक एलिमेंट है सोडियम। और Cl जो है ये कहाँ से आया, Cl माइनस जो बना है ये कहाँ से बना है, नॉन मेटल से बना है। तो एक मेटल और नॉन मेटल, मेटल से आया केटायन, नॉन मेटल से आया एनायन, ये दोनों मिलकर कंबाइन करके ये बनाया NaCl। तो केटायन और एनायन, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा या फोर्स जो डेवलप होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो अट्रैक्शन जो है वो किस में बदलेगा, बॉन्ड में बदलेगा।
ठीक है, उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ रहे हो बात? और Yes, sir. आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो इसको एक्चुअली हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है वो देखो। जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं NaCl का बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मेटालिक एलिमेंट है Na का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुम लोग, क्या है 281, Yes, एटॉमिक sir. नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 281। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया, Na प्लस बना लिया, तो Na प्लस कैसे बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 2 और 8 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, है ना। Yes, sir. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो 287 17 है ना, कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। Yes, sir. अब यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम Na, देखो ये Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था। अब इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये क्या बना लिया, Cl माइनस। अब Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम है। हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक। Yes, sir. तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7. 7। तो इसको हम लोग डॉट से शो कर रहे हैं, 2, 4, 6 और यहाँ पे एक 7। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जब NaCl कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन। ये Na से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, क्लोरीन की तरफ हो गया, हुआ। Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन अगर Na से निकल गया तो ये Na प्लस बन गया। अब क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखो ये शो करेंगे क्रॉस से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से है, उसके पास सोडियम से आया। समझ रहे हो? तो एक बन गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na प्लस बन गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस बन गया। तब Na प्लस और Cl माइनस, एक केटायन बना एक एनायन बना। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड डेवलप होगा। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यही बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या फिर एक और नाम है इसका, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग इसको, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। और यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। NaCl का अगर तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही तुमको शो करना होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना होगा, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये देख रहे हो ना, ये पूरा। तो एक क्वेश्चन आता है ये बार बार, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी एक आयनिक कंपाउंड का शो करने, तो तुमको ये पूरा करके दिखाना होगा। ठीक है, तभी जाके 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तब जाके 3 मार्क्स मिलेगा तुमको। दिख रहा है ना सबको, Yes, Yes, sir. sir. प्रोसेस समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं हम लोग, Yes, sir. यस और नो। तो बस ये सिंपल सा चीज है। आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉम ए मेटालिक एलिमेंट टू ए नॉन मेटालिक। मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। तो एक मेटालिक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसकी तरफ हो रहा है, किस पे हो रहा है, टू ए नॉन मेटालिक एलिमेंट। और इसी को बोलते हैं हम लोग, इज नोन एज, इससे जो बॉन्ड बनता है इसके बीच में,
क्योंकि मेटालिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा, नॉन मेटालिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनायन बनाएगा। कैटायन एनायन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, या फिर एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया बात? Yes. Yes. तो ये है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फॉर्म्ड थ्रू आयनिक बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो इसको लिख लो पहले। और आयनिक कंपाउंड तुमको शो करना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, तो देख लो एक बार अच्छे से। लिख लियो ऊपर पूरा? Yes, sir. चलो तो तुम लोग एक, अगर ये लिख चुके हो जो लोग, तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, जैसे हम पूरा प्रोसेस बताए थे वैसे, फॉर MgCl2। बना सकते हो MgCl2 के लिए? Yes, sir. करो। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करना है। ठीक है, ट्राई करो। स्टेप बाय स्टेप जैसे बताए थे वैसे ही करना है। Yes. Sir, completed. चलो हम बना देते हैं, चेक कर लो तुम लोग। MgCl2 का करना है तो मैग्नीशियम के लिए पहले हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Mg2+ होगा। ये बन गया 2,8। मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, Mg2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है इसको गेन कौन करेगा? क्लोरीन। अब देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17287। तो एक क्लोरीन एटम जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे? 2। बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2Cl- यहाँ पे बन गया। और Cl- का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 288 है ना। मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 Cl आयन है। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे शो करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? Mg है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिखती है। यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम। हर एक क्लोरीन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक क्लोरीन एटम यहाँ पे शो कर दी। 2 क्लोरीन है ना टोटल, समझ रहे हो Yes, बात? yes. अब यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दो। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो अब यहाँ पे देखो कैसा सीन हो जाएगा। Mg2+ हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन अगर शो करे तो ये क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया। तो देखो, एक Mg का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, एक Mg का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। इन दोनों के ऊपर क्या आ गया? अब माइनस चार्ज, एक माइनस हो गया। तब देखो ये Mg2+ और 2Cl- आयन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड बना, बॉन्ड डेवलप होगा ना इन दोनों के बीच में। और इसी बॉन्ड की वजह से फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2। यही हमारा आयनिक कंपाउंड। यही हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया कैटायन, और ये है एनायन। और ये जो बॉन्ड है इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ये आयनिक बॉन्ड है। हो गया, ऐसे ही बनाया हो। Yes, sir. सही था ना सबका? देख लो एक बार। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है, तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, कट जाएगा। सही है ना सबका? सीख गए तुम लोग कैसे बनाते हैं? Yes, क्योंकि sir. एक क्वेश्चन आएगा Yes. ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो तुमको ये पूरा इतना स्टेप्स करना होगा। अब कर लोगे ना, कोई भी दिया रहेगा तो? Sir. चलो, अब आयनिक कंपाउंड्स जो बने हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड्स है जो कंपाउंड बनेंगे उसको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ध्यान रखो। आयनिक बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। तो स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स जनरली जो होते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे जनरली क्या होंगे? वो जनरली सॉलिड रहते हैं, डेंसिटी बहुत हाई होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो आयनिक कंपाउंड्स हैं तो प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो इसका, कि पहला प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो? आयनिक कंपाउंड्स आर, बोलो बोलो। Generally solid in nature. हाँ, दे आर जनरली सॉलिड्स। ठीक है, हैविंग हाई डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे जनरली, और डेंसिटी क्या होगा उनका? हाई होगा। अगर डेंसिटी हाई है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? दे High. हैव हाई होगा। तो दे हैव, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है,
Yes, sir. और क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? आयनिक कंपाउंड्स जो है ना जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिजॉल्व इन वाटर। सारे आयनिक कंपाउंड नहीं डिजॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं जनरली डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी में घुल जाते हैं। जनरली सारे आयनिक कंपाउंड्स पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, इसलिए जनरली टर्म यूज कर रहे हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जनरली डिजॉल्व इन वाटर हो गया। और क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। समझ रहे हो? जब तक आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन और एक्वस फॉर्म। समझ रहे हो? ये रीजन बता सकते हो? रीजन बता सकता है कोई कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है? हेलो, बताओ बताओ जल्दी, सिंपल सा रीजन है। Because they do not break. क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड के बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या फ्री आयंस होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में इसके पास आयंस फ्री हैं क्या? Na+ और Cl-, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फ्री थोड़ी है आयंस इसका। समझ रहे हो? रीजन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्री आयंस। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसके आयंस जो होते हैं ये फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जैसे इसको मेल्ट कर दोगे, जैसे इसको मेल्ट कर दें, तो मेल्ट करने से क्या होगा? इनके बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मेल्ट करने से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक। यस और नो? वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आयनिक बॉन्डिंग, वो ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ब्रेक हो गया तो मोल्टन फॉर्म में इसके आयंस क्या हो जाएंगे? जैसे ही वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये Na+ और Cl- अब फ्री हो जाएगा या नहीं? Yes, तो sir. अब जैसे ही मोल्टन फॉर्म में इसके आयंस फ्री हो गए, तो अब ये तो आसानी से मूव कर सकता है ना। और ये आसानी से अगर इसके आयंस फ्लो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसलिए सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स के आयंस जो होते हैं फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोल्टन फॉर्म में आ गया, मेल्ट कर दिया उसको, तो उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब उसके आयंस क्या हो गए? फ्री हो गए। तो मोल्टन फॉर्म में ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और एक्वस फॉर्म में भी कर सकता है। एक्वस फॉर्म में जैसे मान लो NaCl है, एक्वस फॉर्म मतलब उसको पानी में डाल दिए हम लोग। ठीक है, H2O पानी में जैसे ही डाले तो एक्वस फॉर्म में भी क्या होता है ना, इसके आयंस जो होते हैं ना, पानी इसके आयंस को ब्रेक कर देता है। Na+ और Cl- एक्वस में बदल देगा। तो एक्वस फॉर्म में भी इसके आयंस क्या हो जाते हैं? ये फ्री हो जाते हैं। जैसे उसको पानी में डाले तो उसके आयंस जो हो गए फ्री हो गए। तो एक्वस फॉर्म में भी ये फ्री आयंस होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जब तक वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जैसे तुम लोग चेक कर लेना, नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन सॉल्टी वाटर जब बना लो, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन अगर बना लो, उससे अब इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो सॉल्ट वाटर का जब सॉल्यूशन तुम बना लोगे ना, तो वो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन जो है वो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्योंकि वो एक्वस फॉर्म में हो गया, उसके आयन सब फ्री हो गए, Na+ और Cl- के फॉर्म में आ गए। लेकिन Na+ जब NaCl जब तक सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड नमक जब तक था, तो उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। क्योंकि वहां पे उसके आयंस जो है वो फ्री नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग से वो कनेक्टेड है।
तो इसलिए आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। तो ये कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हैं, ये तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट जो लिखे हैं इसका रीजन पूछा जाता है, क्यों आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में, लिख लोगे ना रीजन आसानी से। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का मेटल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेटल का सारा चीज हम लोग देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के रिएक्शंस। ठीक है, कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के। फिर उसके बाद नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल। ठीक है, कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बस आज इतना ही स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को। समझ में आ गया? तो यहाँ तक देख लो, अगर किसी को भी कुछ डाउट है इसमें से तो पूछ सकते हो। देख लो, जितना कुछ बताए हैं आज उसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पूछना है? यस और नो? No, sir. नो सर। सबका क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? No, sir. ठीक है, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे अगले क्लास में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो।